आप सभी को नमस्कार। मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? आज इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर है राइट्स का, उसका जो थर्ड टॉपिक है हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है लीगल राइट्स एंड द स्टेट। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को हम इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि फटाफट से आप अपनी एनसीईआरटी खोल लो, साथ में ले लो एक पेंसिल और हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं लीगल राइट्स और स्टेट को। देखो, जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे ना, क्या समझेंगे हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि जो हमारे राइट्स हमें मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें राइट्स दिए हैं, वो स्टेट्स के ऊपर कैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालते हैं, कैसे स्टेट्स के ऊपर एक जिम्मेदारी डालते हैं। तो कौन कौन सी जिम्मेदारियां डालते हैं, ठीक है, किस तरीके से स्टेट को बोला जाता है कि हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन उनको करना है, और अदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो जो सेकेंड पैराग्राफ है इस पर्टिकुलर पेज का, मैं उसको रीड कर रही हूँ, जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड पोर्शन है। आप साथ साथ में फॉलो करते चलिएगा। ठीक है, क्या बोला हुआ है? फर्स्ट लाइन, अ बिल ऑफ राइट्स इज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज। तो बिल ऑफ राइट्स क्या है? बिल ऑफ राइट्स को पहले समझते हैं, फिर पूरी लाइन का मीनिंग हमें समझ में आ जाएगा। बिल ऑफ राइट्स बेसिकली एक लिस्ट ऑफ राइट्स होती है। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स में क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ राइट्स होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई होती है। जैसे जब हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो बिल ऑफ राइट्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के नाम से। ठीक है, जो हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं और इसी को हम लोग एक बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। तो बिल ऑफ राइट्स क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ होता है और उसमें लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लोगों को कुछ सर्टेन राइट्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, सो क्या बोलता है? और कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स द हाइएस्ट लॉ ऑफ द लैंड एंड सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ सर्टेन राइट्स गिव्स देम अ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। हमें पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है, सबसे बड़ा लॉ ऑफ लैंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान जो है, तो पूरे भारत को चलाने का जो तरीका है वो किस में दिया हुआ है? वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, जब भी हम इंडियन लॉ की बात करेंगे तो सारी चीज़ों का सोर्स क्या है? सारी चीज़ों का जो सोर्स है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। तो जब कोई भी एक चीज़ हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दी तो क्या होगी? वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो भी चीज़ हमने संविधान के अंदर लिख दिया है, अगर हमने फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया है तो इसका मतलब हो गया कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स देने की किसकी जिम्मेदारी हो जाती है? गवर्नमेंट की एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है हमारा लीगल राइट्स। ठीक है, लीगल का मतलब क्या है? लीगल का मतलब ये है कि जो रिकॉग्नाइज करा जा सके लॉ के द्वारा। और हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे बड़ा लॉ है। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो राइट्स मिले हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं हम लीगल राइट्स। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी। अब और क्या दिया हुआ है आपकी बुक में? और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं वो क्या होते हैं? वो बेसिकली कुछ सर्टन बेसिक इंपॉर्टेंस के राइट्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दें तब जा करके हमें समझ में आ जाएगा कि बेसिक इंपॉर्टेंस का मीनिंग क्या है। देखो, जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रहा है ना, हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो ये सारे क्या है? ये सारे बेसिक राइट्स हैं। एक ह्यूमन को पता होना चाहिए कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी मिलना चाहिए, ह्यूमन बींग्स को फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी मिलना चाहिए, ह्यूमन बींग्स को एजुकेशन भी मिलना चाहिए, और ह्यूमन बींग्स को क्या मिलना चाहिए? ह्यूमन बींग्स के साथ अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ट्रैफिकिंग अगर हो रही है, तो उसके खिलाफ में भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अगर अनटचेबिलिटी हो रही है तो उसके खिलाफ में भी एक प्रोटेक्शन उसको मिलना चाहिए। है ना? इसका मतलब क्या है? ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक इंपॉर्टेंस के राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स में हम क्या देते हैं? यही सारे राइट्स देते हैं जो हमारे लिए बेसिक इंपॉर्टेंस के राइट्स होते हैं। है ना? ये है इसका मीनिंग। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है उसमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर बोलते हैं, सो इम्पॉर्टेंट इज द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ आवर क्लेम्स
that several theorists define rights as claims that are recognized by the state. मतलब क्या है, इसको हम आराम से समझेंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ में। पहले मीनिंग समझ लेते हैं सिंपल। क्या बोल रहे हैं कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल जाना क्लेम्स को, ठीक है, जब हम कोई क्लेम करते हैं उस क्लेम को जब लीगल रिकॉग्निशन मिल जाती है, लॉ के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल जाती है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड जब कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए कुछ थ्योरिस्ट क्या कहते हैं, कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि राइट्स का मतलब क्या है, उनके लिए राइट्स का मतलब हो जाता है वो क्लेम्स जो कि स्टेट रिकॉग्नाइज कर दे। मतलब उनके लिए अगर कोई राइट, अगर कोई क्लेम स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो वो उनके लिए राइट्स नहीं है। उनके लिए राइट्स का मतलब क्या है, उनके लिए अधिकार का मतलब क्या है, उनके लिए अधिकार का मतलब वो क्लेम है जो स्टेट रिकॉग्नाइज कर देगा, ठीक है। अगर स्टेट ने रिकॉग्नाइज नहीं करा तो कुछ थ्योरिस्ट उसको मानते ही नहीं है कि वो राइट्स हैं। अंडरस्टैंडिंग हुई? इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 ना होता, आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है कि इंडियन सोसाइटी में कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करेगा किसी के भी साथ, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 17 कहता है। तो अगर ये चीज़ ना होती, अगर कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर मना ना करता, इसको कॉन्स्टिट्यूशन बैन ना करता अनटचेबिलिटी को, तो क्या लोग मानते फिर, ठीक है, क्या लोग मानते? नहीं मानते। लोग अनटचेबिलिटी को उसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होते। और दूसरी बड़ी बात, अगर लोग नहीं मानते, लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे होते, तो स्टेट भी फिर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले रहा होता जितना कि आज के टाइम में लेता है। क्योंकि हमने बता दिया है कि हमारा ये एक फंडामेंटल राइट हो चुका है कि किसी के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करेगी। आर्टिकल 17 हमें ये बोल रहा है, तो स्टेट के ऊपर अभी जिम्मेदारी हो गई है, स्टेट के ऊपर अभी जिम्मेदारी हो गई है कि अगर कोई भी किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको सजा दी जाएगी। ऐसा स्टेट करेगा ही करेगा, निश्चित है ये, ठीक है। उसको सजा दी जाएगी और साथ ही साथ में एक लीगल पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर कोई भी राइट जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा तब तक उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। इसीलिए लीगल रिकॉग्निशन की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ लीगली रिकॉग्नाइज हो गई ना, तो अब स्टेट को वो चीज़ देनी ही देनी है। स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है कि स्टेट्स को वो चीज़ करनी पड़ेगी। अगर अनटचेबिलिटी कह रहे हैं कि अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करेगा तो पुलिस को काम करना पड़ेगा, पुलिस को एफआईआर फाइल करनी पड़ेगी। अगर कोई भी किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी। और अगर ये लीगली रिकॉग्नाइज नहीं होता तो स्टेट के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ठीक है। इस तरीके से जो कुछ थ्योरिस्ट है इस चीज़ के बारे में ये बात करते हैं कि लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो उन्हीं राइट्स को मानते हैं कि वही क्लेम्स हमारे राइट्स होते हैं जो स्टेट्स रिकॉग्नाइज करता है। और अगर रिकॉग्नाइज नहीं करा है तो कुछ थ्योरिस्ट उसको नहीं मानते कि वो राइट्स होते हैं, ठीक है। आई होप मैंने चीज़ें क्लियर कर दी होगी। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोलता है कि इन मोस्ट केसेस द क्लेम्ड राइट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? थ्रू दीज राइट्स पीपल मेक डिमांड्स अपॉन द स्टेट। ज़्यादातर जो हमारे पास जो क्लेम हम कर रहे हैं, जो हम राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, वो क्या है? राइट्स के ज़रिए हम गवर्नमेंट से एक डिमांड करते हैं। जब हम यहाँ पर स्टेट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट की भी बात करते हैं। और स्टेट की लीगल डेफिनेशन आप एक तरीके से जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, पॉलिटी को पढ़ोगे, तो उसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी यहाँ पर हम गवर्नमेंट को लेते हैं, ठीक है। तो जब हम राइट्स की डिमांड करते हैं तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है, ठीक है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि जो राइट्स के ज़रिए जो भी डिमांड लोग करेंगे उसको स्टेट को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल समझ ले। एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। आई कॉल अपॉन द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर माई बेसिक एजुकेशन। जब हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास राइट टू एजुकेशन है, इसका मतलब ये है कि मैं स्टेट को बोल रहा हूँ, ठीक है। हम स्टेट को बोल रहे हैं कि स्टेट तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मुझे बेसिक एजुकेशन देने की। अब तुम्हें इसके लिए स्कूल्स खोलने पड़े, तुम्हें इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ खोलनी पड़े, वो तुम जानो, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है ये चीज़ करना। तुम जिम्मेदार हो चुके हो अब ये इंश्योर करने के लिए कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले। ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है अब स्टेट की।
क्यों? क्योंकि हमने इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया है। राइट टू एजुकेशन क्या है हमारा? राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेस्ट अपॉन द स्टेट। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की है। इवन दो हम ये देख सकते हैं कि बाकी सोसाइटी के जो लोग हैं, ठीक है, कुछ अलग अलग ग्रुप्स, हो सकता है स्कूल्स खोल ले, हो सकता है वो स्कॉलरशिप दे दे, सब कुछ कर सकते हैं, बाकी लोगों के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं। लेकिन जब हम जिम्मेदारी की बात करेंगे तो जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जिम्मेदारी किसकी तय करी गई है? गवर्नमेंट की तय करी गई है, स्टेट की तय करी गई है। ठीक है, सो वेन एवर वी टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के जरिए हम क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स के जरिए हम गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करते हैं, और वो डिमांड क्या हो सकती है? जैसे राइट टू एजुकेशन। और जब हम कोई चीज़ डिमांड करते हैं तो फिर किसकी जिम्मेदारी होती है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो हमें वो राइट्स और जो हमने डिमांड करी है उसको वो दे। समझ में आ गया क्या होता है राइट्स, और राइट्स किस तरीके से डिमांड करते हैं स्टेट से? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है जो हमें अंडरस्टैंड करना है राइट्स के बारे में। ठीक है, अगर हम जो समझ रहे हैं ना, क्या समझ रहे हैं हम? बार बार हम समझ रहे हैं राइट्स को, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और स्टेट के ऊपर क्या जिम्मेदारियां वो डाल रहे हैं। हम इन दोनों चीज़ों को साथ साथ में समझ रहे हैं, इन दोनों के रिलेशन को समझते जा रहे हैं। एक और पॉइंट है जो इस रिलेशन को बता रहा है। क्या बता रहा है? राइट्स प्लेसेस एन ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट। राइट्स क्या कर रहे हैं? राइट्स एक ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी देते हैं। किसको देते हैं? स्टेट को एक जिम्मेदारी, स्टेट के ऊपर एक जिम्मेदारी डालते हैं। ठीक है, जैसे कि ईच राइट इंडिकेट्स व्हाट द स्टेट मस्ट डू एज वेल एज व्हाट इट मस्ट नॉट डू। हर एक राइट बताता है स्टेट को कि उस स्टेट को क्या करना है और स्टेट को क्या नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है राइट टू लाइफ का। हमारे पास क्या है? राइट टू लाइफ है कि नहीं? बताओ ज़रा एक बार कमेंट करके किसको उसको याद है कि आर्टिकल जो कौन सा आर्टिकल है हमारा जो हमें राइट टू लाइफ देता है। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है? फटाफट से कमेंट करो अगर आपको ये नहीं याद है। लेकिन हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है, राइट टू लाइफ ऑब्लाइज करता है स्टेट को टू मेक द लॉज दैट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम इंजरी बाय अदर्स। तो चलो मैं बता देती हूँ, हमारा जो राइट टू लाइफ है वो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, वो क्या कह रहा है? राइट टू लाइफ एक ड्यूटी देता है स्टेट को, ये ऑब्लाइज करता है, एक जिम्मेदारी तय करता है स्टेट की कि स्टेट को ऐसे लॉज बनाने हैं जो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, किससे? इंजरी से। ठीक है, जो दूसरे लोग हमारी लाइफ के ऊपर इंजरी कर सकते हैं, हमारी लाइफ को कोई थ्रेट पहुंचा सकता है, हमें कोई मार सकता है, ठीक है, हमें कोई डोमेस्टिक वायलेंस के जरिए पीट सकता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के ऊपर खतरा है। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेट तुम्हें लॉज बनाने पड़ेंगे। ठीक, और क्या बोलता है? इट कॉल्स अपॉन द स्टेट टू पनिश दोज हु हर्ट्स मी और हार्म मी। अगर कोई मुझे खतरा पैदा कर सकता है मेरे लिए या मेरी लाइफ को, हम सबकी लाइफ को कोई अगर खतरा पैदा कर सकता है, कोई टेररिस्ट है सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अगर कोई और एक इंडिविजुअल है, अगर वो हार्म कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? स्टेट तुम्हें ऐसे लॉ बनाने हैं जो इन सभी लोगों को रोके, इन सभी लोगों को रोके कि वो हमारी लाइफ को अफेक्ट ना करे, हमारी लाइफ को हार्म ना करे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हम बोल रहे हैं स्टेट को क्या करना है ना? क्या बोल रहे हैं हम लोग? हम स्टेट को एक ऑब्लिगेशन दे रहे हैं कि स्टेट तुम्हें ऐसे लॉ बनाने हैं ताकि हमारी लाइफ क्या रहे? प्रोटेक्टेड रहे हमारी लाइफ। ठीक है, अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं? इन अदर वर्ड्स माई राइट हियर प्लेसेस सर्टेन ऑब्लिगेशंस अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। तो एक ऑब्लिगेशन डाल रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक तरीके से, एक सर्टेन तरीके से मेरी लाइफ को बचाए रखना है, और हम इसीलिए तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी तय करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है राइट टू अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ में ही एक और राइट आता है जो कि होता है राइट टू गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जब हमें गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है तो उसका मतलब क्या है? क्लीन एनवायरनमेंट भी चाहिए हमें, और अगर कहीं पर क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है, कहीं पर कोई गंदगी कर रहा है, तो स्टेट तुम्हें फिर ऐसे लॉ बनाने होंगे ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ है वो पोल्यूशन ना करे, वो हमारे पानी को गंदा ना करे, वो हमारी हवा को गंदा ना करे, तुम्हें इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करना होगा। ठीक है, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि स्टेट तुम्हें ऐसा करना होगा। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट था जिसमें हम बोल रहे हैं कि स्टेट को क्या करना चाहिए। एक और चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है? नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं। एक और चीज़ जो हम बताते हैं वो ये कहते हैं व्हाट द स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, एक तरफ तो हम बता रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या करना है,
ठीक है, व्हाट द स्टेट हैज़ टू डू। ऑन दी अदर हैंड हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट द स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग, क्या नहीं करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जब हम ये बोल रहे हैं किसी को कि क्या नहीं करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम स्टेट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, स्टेट को कंट्रोल कर रहे हैं कि स्टेट तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। राइट टू लिबर्टी एज अ पर्सन, हमारे पास क्या है, लिबर्टी है ना, हर व्यक्ति के पास क्या है, लिबर्टी है। तो राइट टू लिबर्टी क्या कहता है, स्टेट कैन नॉट सिंपली अरेस्ट मी एट इट्स ओन विल, जब मर्जी आई स्टेट की तब मुझे अरेस्ट कर लिया, ऐसा थोड़ा ना होगा। फिर स्टेट ऐसा नहीं कर सकता। क्यों, जब तक हमने कोई लॉ को वायलेट नहीं करा है तो बिना किसी रीज़न के कैसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा, नहीं किया जा सकता। और ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, राइट्स हमें ये बोलते हैं कि राइट्स की वजह से स्टेट के ऊपर एक जिम्मेदारी तय होती है कि स्टेट्स को क्या नहीं करना है, स्टेट्स क्या नहीं कर सकता है, ये भी बताया जाता है राइट्स के ज़रिए। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, इट मस्ट गिव रीजन्स फॉर कर्टेलिंग माई लिबर्टी, अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया है सपोज, तो भी हमें बताना होता है कि हम क्यों आपको अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन अरेस्ट वारंट बिफोर टेकिंग मी अवे, एक अरेस्ट वारंट आपको चाहिए होगा, तभी तो जा करके आप फिर बाकी कार्यवाही कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आप एक व्यक्ति की लिबर्टी को छीन रहे हो। ठीक है, तो अगर कुछ भी काम कर रहे हो आपको पूरा रीज़न देना पड़ेगा कि आपने ये गलत काम इस तरीके से करा है और इस कानून के अंतर्गत आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अगर कोई गलती नहीं करी है तो कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, स्टेट ये चीज़ नहीं कर सकता। मतलब माई राइट्स दस प्लेसेस सर्टन कॉन्स्टेंट्स अपॉन द स्टेट एक्शन, हमारे राइट्स की वजह से स्टेट के एक्शन के ऊपर कॉन्स्टेंट लगते हैं। ठीक है, अगर आपने फ्रीडम चैप्टर पढ़ा है, इस पर्टिकुलर बुक का फ्रीडम चैप्टर, तो उसमें हमने पढ़ा था कि वाई कॉन्स्टेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, कॉन्स्टेंट्स वाली चीज़ वहाँ पर पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। ठीक है, रिकॉल कर लो, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी एक व्यक्ति के एक्ट की वजह से, ठीक है, मैं जेएस मिल का जो हार्म प्रिंसिपल है उसको रिकॉल करवा रही हूँ। जेएस मिल ने क्या बोला था, किसी व्यक्ति के किसी एक्शन की वजह से अगर दूसरों के अधिकारों पर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो क्या होता है, तो स्टेट फिर आकर के उस व्यक्ति के एक्शन को, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है ना, उसके एक्शन को कॉन्स्टेंट कर सकता है, उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स लगाए जा सकते हैं, उसके फ्रीडम को कर्टेल कर दिया जा सकता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी स्टेट के ऊपर कॉन्स्टेंट है। और क्या कॉन्स्टेंट है कि स्टेट तुम कुछ काम नहीं कर सकते, बिना किसी रीज़न के अरेस्ट नहीं कर सकते, बिना किसी वजह से किसी को मार नहीं सकते। ठीक है, जब तक कानून का वायलेशन नहीं होगा तब तक ये सारी चीज़ें तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर भी कॉन्स्टेंट लगा दिए हम लोगों ने। समझ में आ गया, ये चीज़ है। और क्या बोला जाता है, और बोला जाता है आर राइट्स इंश्योर दैट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज्ड विदाउट वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी। मतलब क्या है कि जो हमारे राइट्स है वो ये इंश्योर करते हैं कि जो स्टेट की पावर है, जो स्टेट की अथॉरिटी है, वो यूज़ हो, लेकिन उसकी वजह से किसी की लाइफ या किसी की लिबर्टी वायलेट ना हो। ठीक है, कोई हम ऐसा काम ना करे, कोई मिसयूज़ ऑफ पावर नहीं होना चाहिए स्टेट की वजह से या स्टेट की पावर की वजह से, जिसकी वजह से किसी की इंडिविजुअल की लाइफ या लिबर्टी अफेक्ट हो जाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ द पीपल हु मैटर मोर एंड इट इज़ देयर वेल बीइंग दैट मस्ट बी परस्यूड बाय द गवर्नमेंट इन पावर। गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है, अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि गवर्नमेंट क्यों है और गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है, गवर्नमेंट किसके प्रति अकाउंटेबल है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में इसीलिए है क्योंकि गवर्नमेंट को काम करना है लोगों के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करती है, और गवर्नमेंट से क्वेश्चन कौन कर सकता है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन लोग कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट लोगों के प्रति अकाउंटेबल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब लोगों के लिए काम कर रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों की वेलबींग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट को अगर पावर दी जा रही है तो ऐसे ही नहीं कि उसको पावर ऐसे ही दे दी गई है, नहीं, गवर्नमेंट को पावर इसीलिए दी गई है कि वो लोगों का वेलफेयर कर सके। और अगर वो वेलफेयर की जगह पर लोगों के राइट्स को वायलेट कर रही है तो वो मिसयूज़ ऑफ पावर होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये यहाँ से अंडरस्टैंडिंग है कि लोग ज़्यादा मैटर करते हैं, लोगों के राइट्स ज़्यादा मैटर करते हैं, और गवर्नमेंट के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन ये लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट तुम ये पर्टिकुलर एक्शन नहीं करोगे जिसकी वजह से लोगों को राइट्स का वायलेशन हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ लिया है, हमने समझ लिया है कि इट इज़ द पीपल जिसके लिए गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट आती ही लोगों की वजह से है। और अगर गवर्नमेंट लोगों के खिलाफ काम करने लगेगी तो फिर क्या फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट का। ठीक है,
समझ में आ रहे हो? तो ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ली किसके बारे में? हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ली कि लीगल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, जो लॉ के द्वारा हमें दिए जाते हैं। लॉ का मतलब यहाँ पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हमें राइट्स दिए जाते हैं, उसको जब हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, हमने उसको समझा, ठीक है। साथ ही साथ में हम लोगों ने और क्या अंडरस्टैंडिंग करी? फंडामेंटल राइट्स क्यों एक बेसिक इंपॉर्टेंस के राइट्स हैं, ठीक है, कैसे वो हमारी ह्यूमन बींग्स के जो बेसिक इंपॉर्टेंस है उनको फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ में हमने अंडरस्टैंडिंग करी कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज जब हो जाता है कोई भी राइट, तो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने ये पढ़ा कि राइट्स के ज़रिए हम एक सर्टन डिमांड करते हैं स्टेट से, जैसे राइट टू एजुकेशन, ठीक है। और क्या पढ़ा हम लोगों ने? हम लोगों ने ये पढ़ा कि राइट्स एक ऑब्लिगेशन डालता है स्टेट के ऊपर, ठीक है। आई होप कि आपने साथ साथ में टिक मार्क भी करा होगा, जो मैंने टिक मार्क किया हुआ है रेड कलर से और ग्रीन कलर से जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ठीक है। और क्या पढ़ा हम लोगों ने? और हम लोगों ने पढ़ा कि राइट्स बताते हैं स्टेट को क्या करना है और स्टेट्स को क्या नहीं करना, ठीक है, ताकि हम लोग ये इंश्योर कर सके कि जो हमारे राइट्स है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। क्योंकि गवर्नमेंट आती क्यों है? गवर्नमेंट को बनाया ही इसीलिए गया है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, लोगों के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करे, ठीक है। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर आपको चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से समझ में आई हैं, वीडियो अच्छी लगी है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम क्या करेंगे? जहाँ पर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है काइंड्स ऑफ राइट्स, ठीक है। तो तब तक क्या करना है? तब तक इसी तरीके से मन लगा करके पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।